आज हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम एक्सरसाइज 4B के क्वेश्चंस पहले ट्राई करेंगे। तो इसके जितने भी क्वेश्चंस लास्ट टाइम रह गए थे तो स्टार्ट ही नहीं कर पाए थे, हम कंसेप्ट कराने में टाइम लग गया था। तो मैं फर्स्ट से ही कर रहा हूँ, तो टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा आपका और सारे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। ओके, तो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। देखो थोड़ा सा कैलकुलेटर आपको यूज करना आना चाहिए इसमें। देखो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू आपको दिया हुआ प्रिंसिपल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम और एन की वैल्यू है 4। आपसे पूछ रहा है अमाउंट ऑफ सीएफ। सिंपल सा फॉर्मूला है, अमाउंट का फॉर्मूला पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। n कह सकते हैं, t ले सकते हैं, तो इसकी P की वैल्यू कितनी है 1000। 1 प्लस R है 5% और पावर n की वैल्यू की है 4। तो आपको तो सोल्व करना पड़ेगा 1000 इंटू 1.05 रेशो पर 4। तो अब कैलकुलेटर से जरा 1.05 इंटू 4 की वैल्यू बताओ क्या होगी। करके जरा कैलकुलेटर से 1.05 रेशो पर 4 की वैल्यू कैलकुलेटर से बताना जरा। 1.215 1.2155 हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 2.1155 और पॉइंट 3 पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएगा इधर। 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ गया अमाउंट। अगर आपको सीआई फाइंड करना है तो ऑब्वियसली 1215.5 में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 215.5। तो ऑप्शन है हमारा ए इस तरह। तो ये 4.B का पहला क्वेश्चन है हमारा। 4B एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, इसको नोट कर लो। सिंपल सा फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आना चाहिए, कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। इसमें कैलकुलेशन का मेन गेम है और उससे भी ज्यादा कैलकुलेशन वो भी कैलकुलेटर से करनी आनी चाहिए। नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट देखो, फिर आसान सा था पहला, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड क्वेश्चन में 100 विल बिकम 20 इयर्स। वो कह रहा है 100 पे 20 साल में कितने हो जाएंगे। तो देखो इसको फाइंड करना है अगर आपको, तो आपको बतानी है अमाउंट। कोई फॉर्मूला बार बार जितनी बार आप लिख पाओ, अगर लिख करके ट्राई करोगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। 100 रुपीज है 1 प्लस R 5 अपॉन 100 और पावर 20। हाँ जी, इसको आप बताओ 1.05 रेशो बाय 20 इसको कैसे 2.653। हाँ जी, क्या रही है 2.653। ठीक है, 100 इंटू 2.6533 तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 265.33। तो आपको सीआई फाइंड आउट करना है अगर, तो आपको अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा। तो 265.33 माइनस 100 दैट विल बी 165.3। अब कुछ सोच रहे होंगे कि हाँ जी बोलो। एक बात बता दो, हाँ जी, हम पावर को सोल्व कैसे करते हैं, मतलब सबसे शॉर्टकट मेथड? देखो वैसे तो ना कैलकुलेटर में वो एक कमांड होती है ना, पावर ऑन पावर होगी, आपको अगर याद हो तो 1.05 है, जैसे पावर 20 है तो आपको वहां पर एक कमांड होती है 1.05 और एक ये सिंबल होता है। ठीक है, इस सिंबल को अगर 20 लगाते हैं तो पावर की वैल्यू निकाल देता है वो कैलकुलेटर में। सर नॉर्मल कैलकुलेटर तो नहीं होता? हाँ उसमें नहीं होता है, उसमें तो एक काम कर सकते, उसमें तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसमें तो 20 टाइम्स बार बार लिखना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है,
एक काम कर सकते हो, मैं शॉर्टकट करना चाहते हो तो देखो, मान लो 2 है, 2 इंटू 2 करते हैं ना, तो 2 स्क्वायर की वैल्यू आती है दैट इज 4। ठीक है, अब अगर ना आपने मान लो सिंपल कैरेक्टर में 2 मल्टीप्लाई 2 करके 4 किया, इक्वल का साइन, अब इक्वल को दोबारा दबाओ, तो इक्वल को दोबारा दबाओगे ना तो 4 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 16, फिर इक्वल को प्रेस करोगे तो 16 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 256, और फिर इक्वल दबाओगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 256 स्क्वायर। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपको 2 की पावर 20 फाइंड करना है तो सबसे पहले एक बार मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया, फिर दोबारा इक्वल दबाया, और फिर दोबारा। अगर 4 बार आप प्रेस करते हो इक्वल के साइन को तो 2⁻16 की वैल्यू आ जाती है। मतलब कि मेरे को अगर 1.05 की 20 की वैल्यू निकालनी है तो थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से देखो करना पड़ेगा हमें। तो 20 की वैल्यू निकालनी है तो मैं पहले 16 की वैल्यू निकाल लूंगा एक तो, ठीक है, और एक 1.05 को आपने अगर 2 बार अप्लाई किया है तो 4 की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आपको इसकी वैल्यू आ गई 2 बार इक्वल का सम प्रेस करने पर, और यहाँ पे 4 बार प्रेस करने पर 16 की वैल्यू आ गई। दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 20 की वैल्यू आ जाएगी। अगर सिंपल कैलकुलेटर तो हमारा सीए फाउंडेशन में तो नॉर्मल कैलकुलेटर लेके जाना है ना? हाँ, तो नॉर्मल कैलकुलेटर का यूज बता रहा हूँ, आपके पास नॉर्मल कैलकुलेटर है इस वक्त? हाँ जी सर। यस सर। इसमें सभी करो एक बार 2 क्रॉस 2 करके इक्वल प्रेस करो, क्या वैल्यू आती है? सर मैंने YouTube पे देखा था तो उन्होंने शॉर्टकट मेथड यही बताया था, 1.05 है जैसे, उसको इक्वल्स में 1.05 कर कर 19 टाइम्स इक्वल्स टू में दबा दो। हाँ, 99 इक्वल में बता दो, हाँ वो तब भी हो जाता है। हाँ, वो भी कैसे सर? इक्वल में जो 19 जो टाइम्स नंबर है उसको मल्टीप्लाई कर कर एक बार इक्वल्स टू का 9, मतलब जितनी भी टाइम्स वो करना है हमें उसे एक लेस करना है, इक्वल्स टू का साइन। हाँ, इक्वल को साइन उसके बाद प्रेस करना ना 19 टाइम्स। हाँ जी सर। हाँ, देखो एक में मेरा सिंपल कैलकुलेटर है नहीं, मैं मोबाइल में ट्राई करता हूँ, एक सेकेंड। वैसे एक चीज क्या है, टेबल और मिलती है, मैं आपको अभी बताता हूँ, टेबल भी आपको शो करता हूँ एक बार, ठीक है। अगर इसको एक बार क्लियर करते हैं सबको, देखो सबसे पहले 2 प्रेस किया, 2 इंटू 2 और इक्वल है किया, देखो 4 आ गया, फिर को 2 से एक दोबारा इक्वल प्रेस करते जाओ, ठीक है ना। तो देखो 2 दोबारा से मल्टीप्लाई होता जा रहा है सेम नंबर। मतलब कि अगर आपको 1.05 की वैल्यू निकालनी थी तो मल्टीप्लाई 1.05, तो ये 2 हो गए है ना। अब इसको 19 टाइम प्रेस करना है इक्वल में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, देखो 19 पे वैल्यू आ गई ना, क्योंकि पहली बार 2 लिख चुके थे ना तो इसलिए 19 किया एक काम। 2.6532 या 33 को कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ तक वैल्यू लेंगे पूरी, यहाँ तक ये लेंगे, एक डिजिट इसलिए एक्स्ट्रा लेते हैं कि वो राउंड ऑफ करके तो 2.6533 हो जाएगा। ओके, कर सकते हो सब अभी? ओके सर। Yes, sir. आगे सर। तो अब आपको कैलकुलेटर अगर है तो सिंपल इसको, सॉरी एक मिनट, दोबारा एक बार चलते हैं क्वेश्चन में। हाँ जी, अब बताओ दोबारा कराने की रिक्वायरमेंट है इस क्वेश्चन को? कौन कह रहा था? नो सर। नो सर। ठीक है, तो फिर हम अगला करके देखते हैं थर्ड। तो इसका आंसर क्या है? नन ऑफ इसका ये दीज। सी 165.33। सर पर 265 पॉइंट आ रहा है 50। हाँ जी, क्या आ रहा है? वो 265.50। वो अमाउंट आ रहा है ना, पूछा तो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल 100 माइनस नहीं करोगे, ओके सर। प्रिंसिपल माइनस करेंगे। हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन देखो, कैलकुलेटर से तो फटाफट हो जाते हैं, आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आप हाथ बैठ जाएगा आपको। देखो
ठीक है, हाँ जी देखो, तो वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कह रहा है, बताना है। नॉर्मल 3%, हाफ ईयरली है। जो हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बात करें तो आर कितना होगा, हाफ ईयरली 3/2, तो 1.5% हो जाएगा। और इफेक्टिव रेट का जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, 1 + i⁻n-1। ओके, तो 1 + i मींस यहाँ पे मैं अगर i की वैल्यू बताऊं तो 1.5 on 100, दैट मींस 0.015, तो 0.015, एंड ऑब्वियसली हाफ ईयरली है तो इसका कन्वर्जन पीरियड कितना हुआ, 2, कि 1 ईयर में 2 टाइम्स ही कन्वर्ट करेगा प्रिंसिपल में, 2 - 1। अब आप इसको 1.015 का स्क्वायर की वैल्यू बता करके 1 लेस करो, क्या वैल्यू आती है बताओ? 1.030 1.030 30225 225, इसमें 1 लेस करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 0.030300225। अगर इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो गलत है, ये कैलकुलेशन गलत है? 1.0300225 है, 302 टाइम्स नहीं है। अच्छा, सॉरी, फिर इस मतलब मैंने डबल लिख दिया ये, है ना, ऐसे। ठीक है, ओके। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 3.0225%, दैट इज ओके। सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए आपको। कैलकुलेटर आपके पास में है, उसको सिंपलीफाई कैलकुलेट करो और आंसर आएंगे, सभी आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आएंगे। हाँ जी, नेक्स्ट करते हैं इसको। 1 सेकंड सर लिखने को। हाँ, नोट कर लो। हाँ जी, हो गया। यस सर। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। वो कह रहा है ए मशीन depreciate at the rate of 20% on reducing balance। depreciate क्या होता है जानते हो सभी ना, आप Less हाँ जी, अगर कोई भी चीज आप लेते हो तो टाइम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू क्या होती है, डाउन होती चली जाती है। जैसे कोई मशीन है, कार है, आप कार परचेज करने गए, कार लेके आए, और आप कार लेके आए मान लो ब्लैक कलर की, घर पे आते ही आपके ब्रदर ने या किसी ने भी टॉक दिया कि ब्लैक कलर की कार नहीं लेनी थी, इसको वापस बेच के आओ, तो क्या आपको सेम पैसे मिलेंगे? चाहे आप ला करके घर पे रखी थी, पर एक बार आपने परचेज कर ली, वो सेकेंड हैंड हो गई, एक दिन की पुरानी हो गई ना वो, तो उसकी एक डेप्रिसिएशन हो गया उसमें। हो सकता है साल भर चलाई हो, साल भर के बाद बेचो, तो उसकी एक वैल्यू डेप्रिशिएट होगी, उसे होता है डेप्रिसिएशन। मशीन चला रहे हो तो मशीन की वैल्यू ऑब्वियसली कम होगी टाइम टू टाइम, तो ऐसे डेप्रिसिएशन में वो कह रहा है 20% है। तो देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है फ्यूचर वैल्यू निकालने का, मुझे अमाउंट निकालने का, वो होता है P × 1 + r/100 पावर n। लेकिन यहाँ पर जो r है ना वो हमारा 20% डेप्रिसिएशन रिड्यूसिंग है, इसका -20% है, तो यहाँ जो r है ना वो नेगेटिव हो जाएगा। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है जिनको नहीं मालूम कि डिप्रिसिएशन केस में r जो है रेट ऑफ जो रेट है, जिस रेट से ग्रोथ हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब रेट ऑफ ग्रोथ, तो वो डिक्रीजिंग है, तो नेगेटिव आएगा। और ओरिजिनल कॉस्ट जो है मशीन की वो है 1 लाख, 30,000 नहीं 1 लाख ओरिजिनल है, और फ्यूचर में उसकी वैल्यू कह रहा है जो स्क्रैप वैल्यू है ना वो 30,000 हो जाएगी। इससे देखो ये जो है ये क्या बताता है, फ्यूचर वैल्यू, ठीक है ना। आज आपने 100 रुपये मुझे दिए, अगले साल आप मुझसे 105 रुपये ले लोगे, ये इसकी क्या होगी, फ्यूचर वैल्यू। तो ऐसे ही वो कहता है किसी मशीन का डेप्रिसिएशन आज अगर 1 लाख की है तो कुछ टाइम के बाद उसकी जो स्क्रैप वैल्यू खराब हो गई, इसको बेचना है, ठीक है ना, तो उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30,000। जबकि डेप्रिसिएशन उन्होंने लगा रखा है कि हर साल उसकी वैल्यू जो है 20% डाउन हो जाती है, ठीक है। तो अब बताओ कितने साल में होगी, इफेक्ट लाइफ कितनी है उसकी, कितने साल में 1 लाख रुपए की चीज जो है वो 30,000 की हो जाएगी, ये बताना है आपने। तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करें अगर हम, तो 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख अगर मैं यहाँ करता हूँ, और इक्वल में हो जाएगी 0.8 n, ठीक है। तो इधर ये कैंसिल,
3/10 मतलब कि 0.3 और 0.8 की पावर n। अब आपको यहाँ पे n की वैल्यू बतानी है, तो ऑब्वियसली आपको 0.8 का एक ऐसा मल्टीपल लेना है जिसके वैल्यू नियरेस्ट 0.3 आ जाए, नियरेस्ट। ठीक है, अब या तो 4.5 हो सकती है, 5.4 या 5 या नन ऑफ दी। ठीक है सर 5.4। 5.4 इसको एक बार कैलकुलेटर से करके देख लो आप, अगर कर सर सको तो। हाँ जी, 5.4 कैलकुलेटर से नहीं हो रही सर, वैसे मोबाइल में करके हो जाती है। हाँ मोबाइल में हो जाती है, हम एक अप्रोक्सीमेट ले लेंगे ना, अंदाजा। मैं बताता हूँ किस तरीके से इसको अगर करोगे आप, तो उसका आंसर है वो आएगा 5.4 अप्रोक्स। ठीक है, अगर हम इसका कैलकुलेटर से करें ना, तो 5 और 6 की वैल्यू निकाल लो, तो ये देखो 0.3 के नियरेस्ट वैल्यू जो है वो किसके बीच, किसके नियरेस्ट आ रही है। ठीक है, 5 से पहले आ रही है, 5 से बाद में आ रही है, वो आपने देखेंगे। मतलब आप ना एक तो वैल्यू निकालो 0.8 की पावर 4 की वैल्यू निकाल लो, 0.8 की पावर 5 की वैल्यू निकालो और 0.8 की पावर 6 की वैल्यू निकालो। इन तीनों वैल्यू में देखना है आपको कि वैल्यू इन दोनों के बीच में आएगी या इन दोनों के बीच में आएगी, जिसके बीच में नियरेस्ट होगी वही आपका आंसर। मैं एक बार कैलकुलेटर से लिख के दिखाता हूँ आपको एक बार क्या वैल्यू जा रही है। 0.8 मल्टीप्लाई 0.8 2 3 4 4 पे वैल्यू आ रही है 0.4096, ये 4 पे, ये 5 0.32768 और 6 0.2617। तो देखो 0 पॉइंट हमें क्या चाहिए, 3 चाहिए, तो 0.3 इन दोनों के बीच में आएगा यहाँ पे कहीं। इसका मतलब जो आंसर है वो क्या आएगा, 5.4 अप्रोक्सीमेट। सर अगर यहाँ पे 5.1 5.2 भी दिया होता तो फिर तो और मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता होगा। ठीक है ना, तो इतना कॉम्प्लेक्स आता नहीं है कि पॉइंट में आए। वैसे तो मैं आपको बताऊं, एग्जाम में ना आजकल वैल्यू भी देने लग गए हैं, कुछ वैल्यू जो ब्रैकेट में दे देते हैं, ऑलरेडी दे देते हैं कि 0.8 की पावर 5 की वैल्यू इतनी है या 5.5 की वैल्यू इतनी है, वो दे देते हैं, उसके हिसाब से आंसर बताना होता है। चलो इसको सेव कर लो, स्क्रीनशॉट कर लो या नोट कर लो। रिड्यूसिंग बैलेंस भी कम होता जाता है गुंजन, जब किसी की वैल्यू प्राइस डाउन होती है तो वो रिड्यूसिंग है, रिड्यूसिंग बैलेंस कम। हर साल 20, जैसे हमारे पास आपने एक्टिवा परचेज करी आज, आज 1 लाख रुपए की एक्टिवा है। ठीक है, आप इंश्योरेंस कराओगे आज, तो आज तो 1 लाख रुपए इंश्योरेंस होगा, लेकिन अगले साल जब इंश्योरेंस कराने जाओगे तो 1 लाख का इंश्योरेंस थोड़ी होगा उसका। उसका इंश्योरेंस 20% मान लो है, उसका रिड्यूसिंग है, तो 20% लेस करके 80,000 रुपीज का इंश्योरेंस होगा। उसी के साथ आपका स्कूटर का या एक्टिवा का जो भी होगा प्रीमियम बनेगा, कि कल को चोरी हो जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो गाड़ी का, तो आपको 80,000 मिलेंगे, 1 लाख नहीं मिलेंगे, क्योंकि तो डेप्रिशिएट भी तो हो गया ना, इसलिए। ओके गुंजन, सर रिड्यूसिंग ना होता तो? रिड्यूसिंग ना होता तो ऑब्वियसली फिर तो क्वेश्चन ही कुछ और होता, फिर तो इंक्रीजिंग होता। अब इंक्रीजिंग कहाँ होता है, जहाँ इन्वेस्टमेंट हो। किसी मशीन में तो हमेशा डेप्रिसिएशन ही होता है। आज तक कभी देखा है किसी की प्राइस बढ़ते हुए, सोने को जोड़ करके? आप सोचते यानी गोल्ड ले लिया हमने तो गोल्ड के प्राइस बढ़ गए, वो इन्वेस्टमेंट है, वो मशीन नहीं है। ठीक है ना, डेप्रिसिएशन जहाँ होता है, जहाँ टाइम टू टाइम वैल्यू की डाउन होती है, वहां डेप्रिसिएशन होता है, तो रिड्यूसिंग ही आएगा ऑब्वियसली, कम होगा तो माइनस में। तो आर जो लेना है आपने वो नेगेटिव लेना है। ओके, थोड़ा सा आपको कॉमर्स स्टूडेंट हो आप, तभी आपको कमर्शियल मैथ इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये चैप्टर अपने आप में बहुत अच्छा टॉपिक है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 5th देखो, क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है 1000 रुपीज आपका अमाउंट है, N2 है, प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो फॉर्मूला बार बार, जितना बार आप फॉर्मूला लिख करके यूज करोगे आपको उतना ही फॉर्मूला माइंड में सेट हो जाएगा। तो A 1000 है, P आपको बताना है, R आपका 6% है,
हाफ ईयरली है तो 3% आएगा यहाँ पे, 6 नहीं आएगा, कितना आएगा 3 हाफ ईयरली। और टाइम 2 ईयर, 2 ईयर मतलब कितने हो गए हाफ ईयर, 4 हाफ ईयर हो गए। तो टाइम जो लेंगे वो 4, ठीक है। जब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पर एनम दिया हुआ है वो भी हाफ ईयरली होना चाहिए, ठीक है। और जो 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स मतलब आप कितनी बार कैलकुलेट कर रहे हो, 4 बार, कन्वर्जन पीरियड 4 बार होगा ना 2 ईयर्स में, इसलिए। अब इसको सोल्व करो जरा। 1000 P 1.03 which was for, तो P will equal to सर एक बार दोबारा बताना, रेट 6% नहीं था? हाँ तो 6% एनुअली है ना, पर एनम, और यहाँ क्या है हाफ ईयरली, तो 3% हाफ ईयरली हो जाएगा ना। और n की वैल्यू 4 क्यों आई है? क्योंकि 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स में अगर मैं आपसे कहूँ 2 साल आपने पैसे दिए और आपने हर 6 महीने बाद कन्वर्ट कर रहे हो प्रिंसिपल को, तो कितनी बार करोगे 2 साल में कन्वर्ट? 4। 4 बार, हाँ तो 4, मतलब टाइम का डबल कर देते हैं और रेट का हाफ कर देते हैं अगर हाफ ईयरली हो। अगर क्वार्टरली होगा तो रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम जो होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके चलो Yes, इसको सोल्व करो जरा। अब कैलकुलेटर सर से सभी एक बार कैलकुलेटर से जरूर इसकी वैल्यू निकालो। हाँ जी। 1.15927। 125 सर। सर एक बार रेट बताना दोबारा, कैसे लिया आपने? बेटा रेट जो है आपको 6% है पर एनम, एनुअली, एक साल का। तो 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा बताना? 6 महीने का, सॉरी आधे साल का, हाफ ईयरली कितना होगा? हाफ नहीं कर दोगे उसको बेटा, साल के 6 रुपए हैं आपने देने हैं, तो 6 महीने के में कितने दोगे इंटरेस्ट? 3 रुपए तो दोगे 100 रुपए पर। यस सर। हाँ तो 6 महीने का मान लो 100 रुपए आपने मुझसे उधार लिए, आपने कहा जी 6% साल के हैं, मैंने कहा 6 साल के हैं, मैं 3% वो लूंगा, हाफ ईयरली में कम करूंगा। तो मैं जब हाफ ईयरली की बात करूंगा तो 3 रुपए जोड़ दूंगा तो 103 हो जाएगा, फिर इस पर 3% निकालूंगा आगे, ठीक है ना। तो इसलिए तो 3% क्या हो जाएगा, हाफ ईयरली हो जाएगा। और टाइम ऑब्वियसली 2 ईयर्स है, 2 ईयर्स में 4 हाफ ईयर होते हैं, मुझे 4 बार मैं प्रिंसिपल को चेंज करूंगा। सर ये Okay. आंसर गलत है 1.15। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक कर देता हूँ, बताया जैसे मैंने तो वही नोट कर दिया। नहीं यही आ रहा है। 1.1255 आ रहा है सर। हाँ जी सर, 125508881 है। 1.125508881। एक मिनट। हाँ 1.125 125 1250881। चलो सर वो तो 125 तब आ रहा है ना जब 3 बार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो पावर 4 है ना। हाँ तो फिर 3 बार ही तो करना होता है, एक काम नहीं करना होता। सर वही किया, एक बार आप करके बताना। मैं देखता हूँ, मैंने किया 1.03 मल्टीप्लाई 1.03, ये पहली बार प्रेस किया तो 2 बार कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो फर्स्ट का मतलब 2 बार हो गया, तो मैं 3 बार टोटल करूंगा, 1 टाइम कर चुका हूँ, एक बार और एक बार, तो 1.1255 आएगा, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम करते हैं ना उसमें 2 इंक्लूड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, तो 3 आपको इक्वल का साइन 3 बार प्रेस करना है, मतलब कि 1.03 करने के बाद 1 टाइम, 2 टाइम और 3 टाइम, ये 3 बार आपको प्रेस करना है। ओके सर। तो अब 1000 में डिवाइड कर दो इससे, तो क्या 88.50। हाँ जी 888.5। चलो 85, तो ये आपका आंसर आ गया 888.5 सर। हाँ जी 888, अच्छा 888 है तो फिर ऑप्शन ये आंसर होगा, ठीक है। तो जो भी क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। नेक्स्ट करते हैं। देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखनी है आपने, वो भी कैलकुलेटर से, और फॉर्मूला अप्लाई करना है कि फॉर्मूला कब कौन सा लगाना है। नेक्स्ट करो, चलो 6 से
द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इंक्रीजेज, अब बढ़ रही है 2% पॉपुलेशन बिगिनिंग दैट ईयर, द नंबर ऑफ ईयर्स 40% कितनी हो जाएगी? देखो आज अगर मान लो पॉपुलेशन 100 है तो वो कहता है 40% इंक्रीज का मतलब है 140 का हो जाएगी। 40 के अगर आज अगर x है तो वे पूछ रहा है 40% इंक्रीज करना है, उसकी 40% क्या हो जाएगा? 1.4x। इस तरीके से सोल्व करेंगे तो 1.4x हो जाएगा। वो कहना चाह रहा है कि 1.4 टाइम कितने टाइम में हो जाएगी पॉपुलेशन अगर हर साल 2% बढ़ती है तो इसका मतलब जो फॉर्मूला है हमारा ये ए फाइनल, हमें कितनी चाहिए पॉपुलेशन? इतनी पॉपुलेशन चाहिए। इनिशियली पॉपुलेशन कितनी है हमारे पास? x, इनिशियल पॉपुलेशन जो है हमारी फाइनल चाहिए हमें 1.4 टाइम, 40% का मतलब 1.4 टाइम। ये मैंने आप करके दिखाया आपको कि 40% ऐड करके कितना होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% बढ़ रही है हर साल, तो कितने टाइम में बढ़ जाएगी? x से तो x कट गया जी आपका, 1.4 इक्वल टू आ गया 1.02 रेज़ पावर n। अब आप कैलकुलेटर उठाओ अपना, ठीक है, और कैलकुलेटर में जरा 1.02 को लिख करके 1.02 मल्टीप्लाई 1.02 को एक बार करके, अब अपने ना देखो 1.02 1.02 बार लिख के फर्स्ट टाइम जब दबा रहे हो, फर्स्ट टाइम के बाद काउंट करने कितने इक्वल कि जब वैल्यू 1.4 के नियरेस्ट आ जाएगी। तो मैं कर सर रहा हूँ 17 पे। तो मैं कर रहा हूँ एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 पे 14 15 16 17 16 पे से 16 हम दबाएंगे ना तो इक्वल आ रही है तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 17। वैसे भी देखो आपका एमसीक्यू पे क्वेश्चन है, आपको सिर्फ 3 जगह पे ध्यान देना, 7 पे ध्यान देना है, 10 पे और 17 इस पे ध्यान देना है, ठीक है। तो ये एन की वैल्यू कितनी आ रही है? 17, ये आपका आंसर। ओके, सभी ये बात करके देख लो कि 16 टाइम इक्वल को प्रेस करने पर क्या वैल्यू 1.4 के नियरेस्ट आती है? आ रही है 1.4, क्या नियरेस्ट आएगी? 1.399। सर ये n17 कैसे आया ये बताना एक बार। एक बार इसको नोट करो, मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। ये नोट कर लो एक बार, तो मैं 1.02 की वैल्यू 1.4 दिखाता हूँ। चलिए नोट ना, तो मैं कैलकुलेटर एक बार करता हूँ। मेरा कैलकुलेटर, ठीक है, हमने लिया 1.02 मल्टीप्लाई 1.02। अब देखो 1 टाइम प्रेस कर रहा हूँ, ये 1, ये एक बार प्रेस किया मतलब कि 2 बार 1.02 आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये 2 बार कैलकुलेट हो गया ऑटोमेटिक। अब आपके 1 टाइम है ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। 16 पे देखो वैल्यू क्या आ रही है? 1.400। ये नियरेस्ट वैल्यू है ना, देखो 1.400 यहाँ पे, ये 1.4 आ गया ना। ओके, यस सर। तो 16 का मतलब आंसर होगा 17, क्योंकि फर्स्ट टाइम में 1.02 दो बार कैलकुलेट होता है। चलो, अगर ये हो गया है क्लियर, आ जाओ 17 7th पे। सेवंथ क्वेश्चन देखो, वो कह रहा था डिफरेंस बिटवीन सीए एंड एसआई। देखो पहले तो सीए का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सीए का फॉर्मूला होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल
ठीक है, ये सी आई होता है, और माइनस एस आई, मतलब सी आई माइनस एस आई इक्वल टू गिवन है 110.16। तो सी आई का होता है अमाउंट वन प्रिंसिपल। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वो होता है पी P into 1 प्लस I 100 पावर एन माइनस पी, और ऐसा ही का होता है पी आर टी अपॉन 100, और ये वैल्यू मुझे दी हुई है। आप बताओ पी तो हमें फाइंड आउट करना है, बाकी सारी वैल्यू लिख दो। आर कितना है 6% पर एनएम, तो 6/100 टाइम 3 माइनस पी, फिर पी आर 6 टाइम 3/100 इक्वल टू 110.16। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1.06 को 3 बार मल्टीप्लाई करके बताओ वैल्यू कितनी आती है, ये आएगा 0.18 पी। सर 1.1910 हाँ जी 1910 आएगा, पी आगे आ जाएगा, माइनस के पी, सर P कॉमन ले लेना। हाँ पी कॉमन ले लेते हैं, तो एक बार लिख देता हूँ। तो पी तो ऑब्वियसली कॉमन आ गए, इनको सोल्व कर दो, इसमें से दोनों माइनस कर दो, तो क्या वैल्यू आएगी, माइनस सर करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 0.0 हाँ जी 0.011016। ठीक है। मैं एक बार अगर यहाँ पे पहले एक एक करके सोल्व करूँ, जिनको नहीं आता उनके लिए, 0.1910 पी माइनस 0.18 पी, फिर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.0110 पी इक्वल टू, अब पी की वैल्यू बताओ कितनी होगी, 110.16, ये डिवाइड कर दो इधर 0.011, बताओ डिवाइड करके क्या वैल्यू आ रही है। सर इसमें आगे भी आ सकता है, 16 आएगा तो पूरा कट जाएगा फिर ये नीचे वाले कान से। अच्छा आगे वैल्यू आ रही है, मतलब कि 0.16 है, ऐसे कह रहे हो यस आप। सर, यस सर। चलो वो डिपेंड करता है बेटा आपने यहाँ वैल्यू कितनी ली है, ठीक है ना। यहाँ पे 10 आगे लोगे तो 16 और साथ में होगा, तो यहाँ भी 16 आगे साथ चलेगा, यहाँ भी फिर 16 साथ में चलेगा, मतलब कि ऐसे। अगर आप फिर यहाँ पे डिवाइड करोगे तो कटेगा, तो मेरे ख्याल में 10,000 आंसर आएगा, और आंसर है 10,000। ठीक है, कर लोगे कैलकुलेट, ये सब करके देखो, यस सर। किसी को कंफ्यूजन तो बताओ। सर हाँ जी, सर जो ये आपने 1.191016 लिया है, हाँ जी, इसकी जगह खाली 1.19 लेके करना। हाँ वो करोगे, पता क्या आएगा, वो आ रहा आंसर 10,014 आएगा। अगर आप ये 16 को नहीं लोगे ना, तो 10,014 आ रहा होगा ना आपका, तो 11,016 आ रहा है। हाँ चलो 14 या 16 जो भी एक्स्ट्रा बोल, तो वो नियरेस्ट फिर 10,000 आंसर आएगा, तो ये नन ऑफ दीज तो है नहीं ना, तो फिर 10,000 सर 11,016 है। नहीं 11 नहीं है, वो आपकी क्या मिस्टेक है, दोबारा करो, 11 किसी केस में नहीं आएगा, थोड़ा ध्यान से करो, 11 कहीं नहीं आएगा, 10,014 16 तो मैं समझ सकता हूँ। क्योंकि अगर ये लेते हो तो p की वैल्यू ये हो जाएगी ना, 110.16 डिवाइड बाय ये आएगी ना 0.011 आएगा, है ना। तो इसको डिवाइड करोगे ना अगर कैलकुलेटर से, तो मेरे ख्याल में 10,014 आता है पॉइंट समथिंग। ये बार करके देखो दोबारा। हाँ जी, बाकी सबको क्लियर है ये? यस सर। हाँ यस जी। सर। यस सर। और कुछ स्टूडेंट ना लास्ट में जाते जाते ना थोड़ी देर बाद लीव कर देते हैं क्लास, ध्यान रखना, अभी आज मेन टॉपिक होना है एन्युटी। अगर किसी को लगता है कि तो हम कर लेंगे, कैलकुलेटर है, ठीक है ना, कर लेंगे पर करते नहीं है कभी भी, ठीक है, तो इसलिए प्लीज ध्यान रखना इस चीज में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हो गया बेटा, जो पूछ रहे थे कंफ्यूजन हो गया क्लियर?
चलो नेक्स्ट करते हैं 8। हाँ जी 8 ट्राई करोगे एक बार खुद? ये तो सेम है ऊपर वाले से। कर दो फिर फटाफट, फिर तो अच्छी बात है, जल्दी हो जाएगा फिर तो। तो कर लिया सर मैंने। अच्छा कर लिया, चलो तब तक आप और नेक्स्ट ट्राई करो। हो गया। हाँ देखो सिंपल है, द यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन एस्टिमेटेड, वो कह रहा है 10 साल उसकी एस्टिमेट लाइफ है और 10,000 कॉस्ट है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10%, स्क्रैप वैल्यू बतानी है, मतलब फ्यूचर वैल्यू बतानी है। फॉर्मूला होता है आपका ये, फ्यूचर वैल्यू बतानी है, प्रेजेंट वैल्यू आज 10,000 रुपए है, डेप्रिसिएशन है इसका नेगेटिव, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा, -10 आएगा और टाइम भी दिया होगा 10 ईयर्स। अब सोल्व कर दो बस आप, 10,000 मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 0.9 और 10। बस इसको सोल्व कर दो कैलकुलेटर से। करें इसको 0.9 मल्टीप्लाई 0.9, 10 है तो 9 टाइम प्रेस करना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5 6 7। ऑप्शन सर 0.34867। हाँ जी बिल्कुल सही है यार आंसर। तो 10,000 0.3486 78 है तो आंसर आएगा 3486.78। ये आपका आंसर देगा ऑप्शन। ठीक है जी, नोट कर लो इसको फटाफट और फिर क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, आसान से ही था ये। हाँ जी इसमें इफेक्टिव रेट है, देखो 9th में इफेक्टिव रेट का मतलब क्या है, परसेंट फॉर्मूला क्या होगा 9th में? 1 + i 1 + i -1 -1 माइनस 1 + i, यहाँ पे i कितना है बताओ? 7% है, ध्यान रखना 7/4। क्वार्टरली है तो 7, देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो होगा 7/4, पहले 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो 7/4 की वैल्यू कितनी होती है? 1.75, ओके 1.75%, ये आएगी आपकी क्वार्टरली। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या रखना है, 1.75/100 यूज करना है, n 4 4 अब सोल्व कर दो इसको, तो ये वैल्यू आ रही है 1 + 0.0175। हाँ जी सर 1 पॉइंट एक मिनट में लिख लूँ ये, पावर 4 -1। हाँ बोलो बताओ क्या वैल्यू आई है? सर 1.071 0.71 85 85 9। 9, चलो जो भी हो। अब -1 करेंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 0.071859, और अगर को परसेंट में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 7.18%, ऑप्शन में डी। क्योंकि ध्यान ना इफेक्टिव रेट जो ई है वो डेसिमल में आती है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आएगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना जरूरी है यहाँ पे। ओके चलो अब ये 10 11 बड़े आसान क्वेश्चन है, एक बार फटाफट करके बताओ। सिंपल क्वेश्चन है, सीआई पूछा है, फटाफट 10 और 11 अभी अभी करो विद इन 2 मिनट्स, बस फिर फिनिश करते हैं इसको और नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, देखो सीआई पूछ रहा है तो पहले आप अमाउंट निकाल लो, अमाउंट कितना होगा आपका? अमाउंट होगा हमारा, प्रिंसिपल 16,000 है, आर कितना है 10%, लेकिन देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है हाफ ईयरली, तो आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी हो जाएगी 10/2,
5%, तो 5/100। टाइम कितना है? 1.5 साल। अब बताओ हाफ ईयरली अगर हम चेंज कर रहे हैं अगर प्रिंसिपल को, तो 1.5 ईयर में कितनी बार चेंज करेंगे? 3 टाइम, क्योंकि ये 3 टाइम्स। हाँ 3/2 ईयर हो गया ना, इसको डबल कर देंगे तो 3 हाफ ईयर हो जाएंगे, तो पावर 3 आएगी। बस इसको कैलकुलेट कर लो। सर 3 कैसे हुआ? 1.5 साल में आप बताओ 5 6 तो हो महीने गया। बाद करोगे कितनी बार? आप बताओ 1.5 साल का कोर्स है, हर 6 महीने बाद पेपर हो रहा है, कितनी बार पेपर दोगे? 2 बार, हाँ जी, कितने? 2 टाइम्स। 3 टाइम्स ना। हाँ तो बस 3 टाइम आएगा 1.5 साल में। 1 साल में 2 बार, तो 1.5 साल में 3 बार। तो आपका वही जो प्रिंसिपल चेंज कर रहे हैं वो 3 बार चेंज होगा ना 1.5 ईयर में। तो हम क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया, टाइम का डबल कर देते हैं। तो 3/2 ईयर है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आ जाएगा। 3/2 सर ईयर 1.1 तो 3 हाफ ईयर आ जाएंगे। हाँ जी, क्या कह रहे हो, क्या वैल्यू आ रही है? सर 1.157 1.1। 57625 अब इसको 16,000 से मल्टीप्लाई करके बताओ क्या वैल्यू आ रही है? 1212522। तो अब इसमें से देखो आपको ना नहीं, गलत है। सर 18 सॉरी 18 हाँ, 1822 1.522 है ना। ये अमाउंट है, हमें फाइंड आउट करना है सीआई। तो सीआई के लिए क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं। तो 522 में से 16,000 को माइनस कर देंगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2522। ऑप्शन में बी है। ओके लक्ष्य, चलो ये नोट कर लो। फिर 11 ये लास्ट के 4 क्वेश्चन है बेटा, फटाफट करो सभी। सर डन। ओके 11 देखते हैं। सर अगर आई ना गिवन हो तो हम कैसे निकालेंगे? क्या चीज गिवन हो? आई गिवन ना हो, आई रेट ढूंढना हो। तो फिर एक चीज तो बेटा मिसिंग होगी, 2 मिसिंग चीजें नहीं हो सकती ना। सर फिर हम वैल्यू कितनी ट्राई करेंगे आई के लिए? फिर आई के लिए फिर आपको प्रिंसिपल भी तो दिया होगा ना बेटा, वहां पे एक इक्वेशन में एक ही चीज पूछेगा ना बेटा, 2 चीज नहीं पूछ सकता ना। यहाँ तो आपसे अमाउंट भी पूछ लिया और आप कह रहे हो रेट भी पूछ ले। नहीं सर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो 0.8 हो आगे में हाँ जी हाँ जी और हाँ जी, इस साइड। समझ गया आगे बात। उसका ये पता क्या होता है, उसके लिए लॉग की हेल्प ली जाती है। उसके लिए लॉगरिथम, मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको अलग से कभी, उसमें ना लॉग की हेल्प लेते हैं। जो आप पूछना चाह रहे हैं ना कि अगर 1 + i की पावर 3 दे गया है और इधर 2 दिया हुआ है ना, तो मुझे क्या पता चलेगा किसकी पावर फाइंड आउट करनी है? आप ये पूछना चाह रहे हो ना। बेस नहीं गिवन है, पावर गिवन है, तो उसके में लॉग और एंटी लॉग की हेल्प ली जाती है। और वहां पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू दी होगी वहां पे। तो एक क्वेश्चन मैं ऐसा कभी करा दूंगा आपको, अभी आज नहीं करा रहा क्योंकि अभी वो टॉपिक में नहीं है हमारे, ठीक है। पर लॉग की हेल्प से होता है वो क्वेश्चन, लॉगरिथम की हेल्प से, ठीक है। आप नोट कर सकते हो कि हाँ अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा लॉग, पहले दोनों तरफ का लॉग लो, फिर वैल्यू निकालो, फिर एंटी लॉग लो, फिर 2 वैल्यू निकालो। तो दोनों के लिए एग्जाम में अगर आएगा तो वैल्यू दी होंगी, नहीं तो अपने घर पे करना है तो आप टेबल से कर सकते हो। सर 11th का सी। चलो ठीक है, सर 10th का एक बार आंसर रिपीट करना। 2522 बी ऑप्शन। ओके सर। चलो 11th जिन्होंने नहीं किया वो देखो फटाफट, मैं जल्दी जल्दी करा देता हूँ मैं। और बाकी 12, 13, 14 करो, बहुत आसान क्वेश्चन लास्ट के तीनों। 11th में भी सीआई पूछा है, तो पहले हम अमाउंट ही फाइंड कर लें। आर ये क्वार्टरली है, क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 10/4। जिनको पहले नहीं मालूम दोबारा बता रहा हूँ, क्वार्टरली मतलब कि साल में 4 बार आप कैलकुलेट करोगे, तो 10/4 करेंगे तो वैल्यू आएगी 2.5% क्वार्टर ईयर। और यहाँ बात हो रहा है टाइम 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 क्वार्टर ईयर, तो 4 बार हम कैलकुलेट करेंगे, चेंज करेंगे प्रिंसिपल को। तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2.5/100 पावर 4,
इसको कैलकुलेट करो बेटा और क्वेश्चन सोल्व। 12th का D। ठीक है, इसको फटाफट कैलकुलेटर से करके बताओ क्या आता है। 1.0 1.1038। ठीक है, 1.1038, इसको 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो। 4152। 4152, ठीक है। 2 पॉइंट आगे भी है 5 है, ठीक है। अब आपको अगर पूछा है CI, तो CI के लिए तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ेगा। तो 44,152.51 में से 40,000 माइनस करो। ये आंसर है, ये 11th हो गया। हाँ जी, नोट करो जल्दी इसको। 12th में तो CI ऐसे दोनों फाइंड आउट करना है और दोनों का डिफरेंस बताना है। देखो 12 का डी आया। हाँ जी, पहले आप ऐसे ही निकाल लो। चलो ऐसे ही होता है, PRT अपॉन 100। 2400 5 into 2 upon 100। तो अगर 240 240। CI निकाल दो। 2400 1 plus R upon 100 पावर 2 Two- माइनस कितनी वैल्यू आ जाएगी? 246। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 246। तो दोनों का डिफरेंस पूछा है, 6। तो 6 रुपीज आ गए। 6। चलो जी 13 बताओ, 13 किसने किया था बताओ। सर मैंने किया है, भेजा भी था आपको। अच्छा, नमन ने, ठीक है। चलो 12th करा रहा हूं मैं, जिनसे नहीं हुआ उनके लिए। ये क्वेश्चन तो आसान है, बस थोड़ा वैसे लैंग्वेज में कंफ्यूज कर रहा है। हाँ जी, what is the difference between SI and CI? सॉरी, ये तो मैं गलत कर दिया। 13 करना था, सॉरी। हाँ जी, वो देखो एनुअल बर्थ एंड डेथ। देखो बर्थ रेट आपकी अगर 39.4 है, डेथ रेट ये है, तो एक मिनट बताओ ग्रोथ रेट कितनी होगी? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन वो कितनी होगी? 20। 13, हाँ जी, 39.4 माइनस 19.4, इसका मतलब 20 पर 1000। ये लिखा हुआ है पर 1000, तो इसका मतलब 2 पर 100 हो गई, है ना? 20 ऑन 1000 है, 0 से 0 कट करेंगे तो क्या आएगा? 2 upon 100, तो 2 पर 100, इसका मतलब 2%।
तो 2% इसमें ग्रोथ रेट दी हुई है। अब वो कहा था नंबर ऑफ ईयर्स इन्होंने परसेंट डबल। देखो पहला जो क्वेश्चन किया था ना वो 40% के लिए था, तो 1.4 टाइम हो रही थी, अब डबल है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आज अगर पॉपुलेशन x है तो वो कह रहा है कि 2x कब हो जाएगी, डबल कब हो जाएगी। अगर रेट ऑफ ग्रोथ 2% आपके पास है तो टाइम बताओ। तो x से एक्सटेंसिव 2 इक्वल टू 1.02 पावर n। वही कैलकुलेटर से प्रेस करके देखो इसको। सर 35। 35 35 ओके, तो फिर 35 आंसर। कैलकुलेटर से आपको इक्वल का साइन 34 टाइम्स प्रेस करने पर आ जाएगा आंसर। 1.99 आई थिंक आता है और वो 35 आंसर होगा। हाँ जी, कोई डाउट किसी को? ठीक है, तो आगे करते हैं। लास्ट ये बताना है 6 मंथ का, और तो किस तरीके से करेंगे इसको। ओके डन। ओके लोकेश। हाँ जी देखो, सीए बताना बेटा 6 मंथ के लिए क्वार्टरली। तो क्वार्टरली का मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा मेरा, 3% टाइम 6 मंथ। 6 मंथ में कितने क्वार्टर ईयर होते हैं, 2, तो 2 क्वार्टर ईयर। तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो मैं सीए का डेट फॉर्मूला लगाऊं तो 4000 1 + 3/100 पावर 2 - 4000। सोल्व कर दो जी इसको बस। 243.6। 243.6 डेट लिख रहा हूं मैं, वो कैलकुलेट करना ये आंसर। किसी को डाउट है तो तो बताओ। टाइम बताना एक बार। टाइम 6 मंथ है बेटा। आपसे मैं कहूंगी 3 महीने बाद हम चेंज करेंगे, ठीक है प्रिंसिपल। तो 6 महीने बाद कितनी बार चेंज करोगे, 2 टाइम्स। मतलब 2 क्वार्टर ही रहोगे ना, क्वार्टर में 3 मंथ्स के 2 टाइम्स। मंथ को देखो 3 मंथ का क्वार्टर होता है ना, तो उसे क्वार्टर लिखेंगे। क्लियर सर। चलो जी, ये हमारा टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। जो लास्ट टाइम फॉर्मूला में बताए थे सबसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन हर टाइप के लगभग हो गए, ठीक है। अब हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आज, वो है एन्युटी। देखो एन्युटी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मैं इसकी थोड़ी इम्पोर्टेंस आपको बताता हूँ कि आपको ना इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो आपको ना मतलब समझ में आना चाहिए। देखो एन्युटी क्या है, देखो आपने एक चीज तो पढ़ी है कि आज आप बैंक में अगर 10,000 रुपये सबमिट करते हो, डिपॉजिट करते हो, ठीक है, और आपको अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% अगर मिल रहा है, तो एक साल बाद कितने पैसे मिलेंगे आफ्टर 1 ईयर, आपको मालूम है आफ्टर 1 ईयर आपको कितने पैसे मिलेंगे, 11,000। हाँ 11,000 आप कर सकते हो डायरेक्टली कैलकुलेट। लेकिन मैं वही पूछूं, मान लो 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर्स के बाद कितने मिलेंगे, तो आप फॉर्मूला है हमारे पास 1 + 10/100 पावर 10। जरा इसको कैलकुलेटर से करके बताना कितना आएगा बेटा, एनीवन दैट आंसर बताना या मैं करूं।
सर मैं 25937 नहीं सर मैं कर देता हूँ 1.1 मल्टीप्लाई 1.1 मल्टीप्लाई 2.59 multiply 10,000 ये आ रहा है 25,936 यस सर 25,937 तो इतने पैसे आपको मिलेंगे, ये आपको क्लियर है, ठीक है ना। हमारा फॉर्मूला है, इसका मतलब ये हमारी क्या चीज है, ये फ्यूचर वैल्यू। आज हमने 10,000 रुपए बैंक में डिपॉजिट करा दिए और भूल गए, और बैंक हमें 10% अगर रिटर्न देता है, वैसे देता नहीं है तो मान लो 10 देता है, तो आज इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो फ्यूचर में ये बन जाएगी। इसके बाद जो हमारा अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था उसको मैं रीराइट कर सकता हूँ इस तरीके से, जो ये फॉर्मूला था मेरा, तो रीराइट करूं तो कह सकता हूँ कि दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, पी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू, 1 प्लस आर को मैं आई लिख दूं तो पावर एन, तो मेरे पास ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है। ड्राइव क्या, मैं इसको रीराइट किया है सिर्फ कि किसी भी सिंगल अमाउंट की वैल्यू आपने सबमिट करी, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद आपको बताना इसकी वैल्यू कितनी है, तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए, तो था सिंगल वैल्यू, आज आपने मान लो 10,000 रुपये जमा कराए, आफ्टर 1 ईयर आपके पास, आफ्टर 10 ईयर आपके 25,000 रुपये वो हो जाएंगे, ठीक है, इतना था 10 ईयर्स के बाद। फिर आपने क्या किया, नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 अप्लाई करो, बताना जरा, नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपये जमा फिर कराए, अब बताओ वो 9 साल बाद कितने हो जाएंगे। फिर 10,000 रुपये आपने सबमिट करे, वो बताओ 8 साल के बाद कितने हो जाएंगे। फिर 10,000 रुपये आपने जमा कराए, फिर देखो 7 साल के बाद कितने हो जाएंगे। कहने का मतलब है ये सारा अमाउंट जो भी होगा ऐसे करते चले जाएं, और 10,000 रुपये आपने जो आज जमा 9th ईयर में जमा कराओगे, वो 1 साल बाद कितने हो जाएंगे, तो 11,000 हो जाएंगे। तो आप सोचो, आपने अगर हर साल 10,000 रुपये जमा कराए हो, आपने एक अकाउंट बनाया जिसे बोलते हैं रेगुलर डिपॉजिट, आपने हर साल कराया, आज की बात कर रहा हूँ, एंड ऑफ द ईयर, किसी भी एंड ऑफ द ईयर में आपने 10,000 रुपये जमा कराए, फिर हर साल जमा करा रहे हो 10 ईयर्स तक, तो जो एक साल जो पहली जो इंस्टॉलमेंट थी उसके तो लगेंगे 10 ईयर्स के अकॉर्डिंग कि कितने पैसे आपको मिलेंगे। फिर जो अगले साल जमा कराओगे उसको 9 ईयर्स का आपको मिलेगा अमाउंट, फ्यूचर वैल्यू कितनी बनेगी। इन सबको जब टोटल करते हैं ना, ठीक है, और जो रेगुलर जब डिपॉजिट कर रहे हैं 10,000 रुपये सब कुछ जमा कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं एन्युटी। सर समझ नहीं आया। चलो नहीं आया समझ, एक एग्जांपल और देते हैं। यस सर, एक बार और सुना। ये ज्यादा बड़ा ले लिया मैंने। चलो एक काम करो, 1,000 रुपये आप जमा करते हो, 1 मार्च 1,000 रुपये आपने बैंक में डिपॉजिट कराए, मैं डेट लिखता हूँ, मान लो 31 जनवरी को, ठीक है, आपने जमा कराए। फिर आपने 28 फेब को फिर दोबारा 1,000 सबमिट कराए, फिर आपने 31 मार्च को भी 1,000 जमा। बताओ 3 महीने बाद बैंक आपको कितने पैसे देगा, ये बताओ। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है 12% कर देता हूं मैं, ठीक है, 12% अगर है, तो बताओ बैंक आपको 3 महीने बाद कितने पैसे लौटाएगा। चलो ये बताओ, बता सकते हो। 31 मार्च है ना, मैं कहता हूँ ये 31 अप्रैल की बात कर लेते हैं। 31 अप्रैल को बैंक आपको कितने पैसे देगा 3 महीने बाद। 31 जनवरी को जमा करना शुरू किया था ना आपने, तो 31 लेके 31 अप्रैल 3 महीने हो गए, फैब का मंथ पूरा हो गया, मार्च और अप्रैल 3 महीने हो गए,
सॉरी ये 30 अप्रैल होता है, ठीक है। तो 3 महीने हो गए। अब आप बताओ मुझे 3 महीने बाद आपको बैंक कितने पैसे देगा, ये कैलकुलेट करके बताना। ये जो आप 1000 रुपए जमा कर रहे हो ना, इसी को एन्युटी कहते हैं। जब भी कोई रेगुलर डिपॉजिट आप करते हो उसको बोलते हैं एन्युटी, या किसी से पैसे लेते हो रेगुलरली उसे कहते हैं एन्युटी। एक तरीके से जो ईएमआई होती है ना होम लोन की, वो एन्युटी होती है। जब कोई अमाउंट आप कार लेने गए, 5.5 लाख रुपए की कार है, 50,000 रुपए डाउन पेमेंट दी, 5 लाख का लोन हो गया। अब 5 लाख का लोन हो गया 5 साल के लिए, तो आप एक किस्त दोगे मंथली। वो मंथली इन्वेस्टमेंट जो इंस्टॉलमेंट आप पे कर रहे हो ना, वो हमारी क्या है, वो एन्युटी है। ओके, तो एन्युटी कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ एक रेगुलर डिपॉजिट है। लेकिन क्वेश्चन ये है मेरा कि अगर आप हर महीने 1000 रुपए जमा कर रहे हो, बैंक अगर 12% देता है एनुअली, अगर देता है, मान लो कोई स्कीम है उसमें मिल रहा है जी, चलो वैसे देता नहीं है बैंक इतना, तो मान लो देता है, वो इसलिए 12% लिया कैलकुलेशन के हिसाब से कि 12% पर एनम है, तो इसका मतलब 1% पर मंथ हो गया ना, ठीक है। तो बैंक आपको 3 महीने के बाद कितने पैसे देगा, बस ये कैलकुलेट करना है। पहले तो देखो इस 1000 रुपए एक बार कितने महीने का सर 3778। चलो एक मिनट, जिसको समझ में नहीं आया ना वो बताओ कि 1000 रुपए पर 30 अप्रैल तक कितने मंथ का इंटरेस्ट मिलेगा। 3 मंथ। तो इसका 3 मंथ का इंटरेस्ट बता के अमाउंट बताओ कितना होगा, बताओ। 1404। 1 प्लस 1/100 पावर 3 होगा ना, तो मंथली कर लिया ना सारा कैलकुलेशन। तो 1001.001 की पावर 3 करके मुझे अमाउंट बताओ कितना होगा। फिर जो 28 फरवरी को आपने सबमिट किया उस पर 2 मंथ का कैलकुलेट करेंगे, तो क्या वैल्यू आएगी 1.001 पावर 2, और जो इस पर है वो कितना होगा 1000 इंटू 1.001 पावर 1। तो ये तो मेरे ख्याल में 1010 रुपये ही हो गया, तो है ना। 1.030। ये बताओ सबसे फर्स्ट ये पहली वैल्यू कितनी आई है, जल्दी बताओ। 1030। 1030 1030। नेक्स्ट में 1020 1020। और इस पे 1010, ठीक है। तो बैंक आपको 3 महीने बाद कितने पैसे देगा, इन तीनों का टोटल कर दो 3060। ये आपका क्या है, हाँ जी, ये आपकी क्या है, फ्यूचर वैल्यू है ना। किस पर, रेगुलर डिपॉजिट पर। अगर आप रेगुलर 1000 रुपए जमा करते हो तो आपको 3 महीने बाद आपको 3060 रुपीज मिलेंगे। दिस इज द फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी। एन्युटी मीन्स रेगुलर डिपॉजिट, क्लियर है। अब रेगुलर डिपॉजिट, इसमें 2 बातें ध्यान रखी जाती है एन्युटी में। पहली ये कि आपका टाइम इंटरवल सेम होना चाहिए, और एक अमाउंट जो आपकी इंस्टॉलमेंट है ना पर मंथ की, वो सेम होनी चाहिए। जो अमाउंट है वो मस्ट बी सेम, 2 चीजें आपकी सेम होनी चाहिए। इसका एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं आपको, एक मिनट, बुक में दिया हुआ एग्जांपल। ये देखो, सबसे पहला एग्जांपल ये आपके सामने है, टेबल 4.1 देखो। वो कह रहा है आपने ना ईयर एंड में, हर किसी के ईयर के एंड में आपने पहले 5000 रुपए जमा कराए, सेकेंड ईयर के एंड में 6000 रुपए, थर्ड ईयर के एंड में 4000, ये अलग सबमिट करा रहे हो। तो जो ये सबमिट आप करा रहे हो, डिपॉजिट जो आप करा रहे हो पैसे, क्या ये एन्युटी है, तो आंसर है नो। क्यों, टाइम सेम है, 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर 1 ईयर, लेकिन जो पेमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। ऐसी टेबल 4.2 टाइम इंटरवल सेम है और पेमेंट भी सेम है, लेकिन यहाँ देखो सेकेंड और 4 ईयर के बीच में 2 साल का गैप है। बीच में गैप क्या हो गया, 2 ईयर का, बीच में पहले तो रहा 1, फिर 2, फिर 1, फिर 1, ठीक है। तो ये जो है ना, ये भी आपका एन्युटी नहीं है। एन्युटी क्या होता है, ये 4.3 आपका ईयर एंड मतलब टाइम इंटरवल भी सेम है, और आपकी जो पेमेंट है अमाउंट वो भी सेम है। ये दोनों चीज सेम होती हैं, उसी को हम बोलते हैं एन्युटी। स्पेशली देखो यहाँ लिखा हुआ है, पेमेंट एंड रिसीप्ट स्टूडेंट कैन नॉट बी एन्युटी, ठीक है, सेम नहीं है इसलिए। और 4.2 में भी लिखा है कैन नॉट बी, 4.3 जो होगी ना, टेबल 4.3 कैन बी कॉल्ड
एन्युटी, क्योंकि यहाँ पर टाइम इंटरवल और अमाउंट दोनों सेम आप सबमिट करा रहे हो, दोनों को मेंटेन कर रहे हो, इसलिए इसको बोलेंगे एन्युटी। तो एन्युटी क्या है? एन्युटी एक क्या है? सीक्वेंस है, एक सीरीज है ऑफ डिपॉजिट्स। तो एन्युटी के लिए अगर मैं कहना चाहते हो तो ये कह सकते हो, देखो सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स, सीरीज ऑफ पीरियोडिक पेमेंट्स है रेगुलरली ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। स्पेसिफिक 10 साल के लिए, 5 साल के लिए आपने रेगुलर जमा किया, आप मंथली कर रहे हो 5 इयर्स के लिए, इसके बाद आपने 60 इंस्टॉलमेंट रेगुलर सबमिट करी है। तो वो जो एक सीक्वेंस है, उस रेगुलर जो अमाउंट है, उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं? एन्युटी। ओके, डन। यस सर। अब ये जो हमने कैलकुलेट किया, इतनी बड़ी कैलकुलेशन करी, क्या हमें ये 1 1 3 3 मंथ 2 2 मंथ करना पड़ेगा डायरेक्टली? लेकिन नहीं, हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फ्यूचर वैल्यू निकालने का फॉर एन्युटी। ठीक है, तो वो फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी, एक फ्यूचर वैल्यू होती है तो सिंगल कैश फ्लो की होती है। एक पेमेंट आज 10,000 जमा कराई, 5 साल बाद कितनी हो जाएगी? लेकिन हम यहाँ बात करेंगे फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी की बात करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। एन्युटी, इसमें भी एन्युटी जो होती है, मैं एक चीज और बताना रह गया इसमें, एन्युटी दो तरीके की होती है। एक होती है रेगुलर और एक होती है ड्यू। ड्यू भी कह सकते हो, इमीडिएट भी कह सकते हो। देखो एक चीज है, मान लो आपने कोई शॉप रेंट पे ली, शॉप रेंट पे ली, एक महीना, आज मान लो 1 जुलाई को आपने रेंट पे कोई शॉप ली, तो अगर आपने उसका जो रेंट है वो 1 जुलाई को ना दे करके आपने 31 जुलाई को दिया, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, आफ्टर द एंड ऑफ द मंथ, तो उसके हम बोलते हैं रेगुलर। जब आपने स्कीम कोई ऑप्ट करी है, ऑप्ट करते ही आपने पेमेंट दी है आफ्टर द 1 मंथ, जैसे आप कार लोन लेने जाते हो, 5 लाख की कार है, सॉरी 5,50,000 की कार है, आपने 50,000 रुपए डाउन पेमेंट आपने कर दी, ये आपने कैश दे दिया उसको डाउन पेमेंट। 5 लाख रुपए आपने अब देने हैं। ठीक है, 5 लाख का 7 साल का 7 इयर्स का लोन हो गया। मान लो एक रेंटल मान लो 8.25% पे, और आपकी हर महीने की इंस्टॉलमेंट बन गई है, मान लीजिए 7600 रुपीज के अराउंड बन गई। अब आप बताओ, क्या ये 7600 की इंस्टॉलमेंट कार लेते या पे करोगे या 1 महीने बाद दोगे? बस ये बता दूंगा। कार आपने 50,000 एक डाउन पेमेंट दी, आपने आप गए मारुति के शोरूम में, आपने 5.5 लाख की कार है, 50,000 मेरे पास है, ये लो गाड़ी दे दो, 5 लाख लोन हो जाएगा। आपने बैंक से जो भी फॉर्मेलिटी थी वो करी, बैंक वालों ने आपको 5 लाख का सैंक्शन लेटर दे दिया, आपने सैंक्शन लेटर कंपनी को दिया, तो अब जो बैंक है वो उसी दिन आपकी इंस्टॉलमेंट कट करेगा या आफ्टर 1 मंथ करेगा? बस ये बताओ। आफ्टर 1 मंथ सर। आफ्टर 1 मंथ करेगा ना, तो आप हर महीने अगले महीने से 7600 रुपीज पे करना शुरू कर दोगे। दिस इज द रेगुलर, दिस इज द एन्युटी रेगुलर। जब आप एंड ऑफ द पीरियड किसी चीज को पे करते हो, रेंट पे आपने शॉप ली है, आप लास्ट में दे रहे हो, हर महीने के एंड में दे रहे हो, इस तरह आप जो रेंट दे रहे हो उसका वो क्या है? वो एन्युटी। इसका मतलब वो क्या है? एन्युटी रेगुलर का केस है। लेकिन अगर मान लो वो दुकानदार कहता है जी, मालिक जो है, ओनर जो है शॉप का, कहता है नहीं मुझे तो आज ही किराया चाहिए, 1 जुलाई को आपने किया है तो 1 जुलाई को मुझे रेंट चाहिए, इन एडवांस चाहिए। जब एडवांस की बात होती है, फिर अगले महीने तो फिर दोगे ना, अगस्त में, 1 अगस्त को अगस्त का एडवांस दोगे, तो उसको हम बोलते हैं ड्यू, इमीडिएट। जब एडवांस चलता है एक तरीके से, ठीक है, तो होता है ड्यू, इमीडिएट, नाम से पता लग रहा है इमीडिएट। आप आज से बात कर रहे हो तो अभी पहली को इंस्टॉलमेंट तो आपको अभी देनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि बजाज फाइनेंस करता है, देखो दोनों का फर्क है, कार लोन और उसका। कार भी फाइनेंस कर रहा है, कोई बैंक कर रहा है वो, लेकिन 1 महीने बाद किस्त स्टार्ट करता है। होम लोन लेने जाओगे
1 महीने बाद किस्त कटनी स्टार्ट होगी। लेकिन बजाज फाइनेंस पे आप देख कि आज तो मोबाइल लेना है, स्मार्टफोन लेना है हमने 25,000 रुपए का, ठीक है, तो वहां वो क्या करता है, वो कहेगा 25,000 रुपए का लेना है, ठीक है जी, तो वो कहता है कि ऐसा करो इसके 10 इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर देते हैं, 2500 रुपए की इंस्टॉलमेंट होगी। तो वो क्या करता है आपसे 2500 की इंस्टॉलमेंट है ना, वो क्या करता है स्टार्टिंग में ही आपसे 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट पहले ले लेगा। वो कहेगा जी 10 इंस्टॉलमेंट तो बन गई 2500 की, मैं पूरा फोन फाइनेंस कर दिया, ठीक है, लेकिन मेरे को ना 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट अभी करो, 4 इंस्टॉलमेंट अभी देनी है, 4 इंस्टॉलमेंट मतलब कि 10,000 रुपए आपको अभी देने हैं, फिर बाद में 25 कर देना। उसकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो इमीडिएट के साथ होती है। वो क्या करता है, वो 10 से डिवाइड करेगा, लेकिन आपसे स्टार्टिंग में ही 2 इंस्टॉलमेंट 3 वो जो भी स्कीम है, ठीक है, हो सकता है 1 इंस्टॉलमेंट की स्कीम चल रही हो तो पहली इंस्टॉलमेंट आपको देनी है, बाकी पेमेंट आपको फिर नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक तरीके से ना उनका सिस्टम बना के कैश पेमेंट डाउन पेमेंट इंक्लूड करके सारा गेम मिक्स कर देते हैं। तो जब भी कहने का मतलब ये है कि जब भी आपने पेमेंट स्टार्टिंग ऑफ द स्कीम या स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड आपने देनी है तो होगा इमीडिएट, लेकिन एंड ऑफ द पीरियड, एंड ऑफ द स्कीम या एंड ऑफ द जो टाइम है, स्पेसिफिक टाइम है, वो दे रहे हो तो उसको बोलते हैं रेगुलर। तो हम पहले पढ़ते हैं रेगुलर के बारे में, ठीक है। तो मैं रेगुलर के लिए ही फॉर्मूला बता रहा हूं आपको कि फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी रेगुलर वो क्या होता है। देखो अमाउंट आप जो डेली जमा कर रहे हो, मतलब हर मंथली या एनुअली कर रहे हो, उसको होते हैं एन्युटी, उसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है आपके पास 1 प्लस I raised to power n minus 1 upon I. This is the final formula. देखो इसकी डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है आपको कि कैसे ये होगा ये, ठीक है, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि एन्युटी रेगुलर के लिए क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। मैं इस पर क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको इसको समझाने के लिए। क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या चीज है। तो मान लीजिए एक एग्जांपल कोई है तो देखते हैं। ये रहा, देखो ये क्वेश्चन है आपके सामने 20 एग्जांपल 26 देखो आप, एग्जांपल 26 वो कह रहा है कि फाइंड द फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी 500 मेड एनुअली आफ्टर फॉर द 7 ईयर कंपोनेंट एनुअली। फ्यूचर वैल्यू बतानी है आपको। जब तक कहीं मेंशन ना हो ना ये रेगुलर है या ड्यू है तो आप रेगुलर ही मान के चलोगे। ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट रेगुलर होती है, यहाँ कोई मेंशन नहीं है। आप सोचो सर यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि स्टार्ट ऑफ द पीरियड है या एंड ऑफ द पीरियड है। तो जब कहीं कुछ मेंशन नहीं है तो आप एंड ऑफ द पीरियड लेके चलोगे, ये ध्यान रखना। तो फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी 500 मेड एनुअली 7 ईयर्स। तो 500 रुपए आप हर साल जमा कर रहे हो, ठीक है। तो आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्युटी का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया अभी, ए 1 प्लस आई रेज़्ड टू n माइनस 1 अपॉन आई, ये फॉर्मूला। ए की वैल्यू हमारी है 500, आप 500 में जमा करते हो। आई कितना होगा देखो 14% है, तो आई की वैल्यू कितनी होगी 0.14, जो आपके सामने कैलकुलेशन है, ये रही कैलकुलेशन, -1 और 0.14। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको और वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब 7 इंस्टॉलमेंट आपने एंड ऑफ द ईयर आपने पेमेंट कर रही है अगर 500 रुपए की। वैसे तो कितने बनते हैं 500 to 7 करेंगे तो क्या बनेगा 3500 रुपीज, लेकिन इंक्लूड करें अगर हम इस कंपाउंड को तो आपको पैसे मिलेंगे 5365 रुपीज। इसका फायदा क्या है पहले आप समझो इसको, ये करते क्यों है हम, फ्यूचर वैल्यू क्यों जरूरी है हमारे लिए। मान लो आपने कर लिया कि मान लो आज आप स्टार्ट कर रहे हो, आज आपके सीए बन गए, आप 22 साल की उम्र में आप सीए बन गए, आपने जॉब कहीं जॉब मिल गई आपको 50,000 रुपीज पर मंथ की स्टार्टिंग सैलरी आपकी मान लो, ठीक है। तो आपने सोचा कि मेरे को ना आज 22 साल के आप हो और 10 साल के बाद मुझे क्या है कि अपने लिए एक फ्लैट खरीदना।
तो आपने कहा मैं अपने फ्लैट खरीदना, और फ्लैट उस वक्त जो होगा उस वक्त, आज की मैं नहीं कह रहा, आफ्टर दैट 10 ईयर मान लो वो जो आपको फ्लैट चाहिए वो है मान लीजिए 1 करोड़ रुपीज का है, ये फ्लैट खरीदना चाहते हो आप, ठीक है, जीरो कम है ना, अभी तो बढ़ा देते हैं, ये हो गया 1 करोड़ रुपए का आपका एक फ्लैट आप परचेज करना चाहते हो। तो 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स, कम से कम आज मैं 22 साल का हूं तो 32 साल की एज तक मेरे पास अपना फ्लैट मेरा होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा अचीवमेंट है, बस अपनी प्राइस है, वो कुछ नहीं करना। फिलहाल मेरा एक ही टारगेट है। तो आपने कहा कि मैं मंथली कितना सेव करूं कि 10 साल के बाद मुझे 1 करोड़ रुपए मिल जाए। आपने कहा जी फ्यूचर वैल्यू का ये फॉर्मूला है, मुझे फ्यूचर वैल्यू में मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, ठीक है जी। मैं एनुटी कितनी सबमिट करूं, क्योंकि हर महीने कितना जमा करना शुरू करूं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो आपने कोई स्कीम मिल गई, चाहे वो इन्वेस्टमेंट प्लान था या म्यूचुअल फंड था, मतलब मान लो म्यूचुअल फंड ले लेते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न मिलता है आजकल। मान लो म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, वहां 20% का रिटर्न मिल रहा है, रिस्क तो है पर फिर भी हम मान लेते हैं सब कुछ ठीक है आपके लिए, 20% का रिटर्न मिल रहा है। तो आपने क्या किया, 20% के 20% का मतलब है, मैं 18 कर लेता हूँ, 20/12 मैं 18 मान लेता हूँ, चलो और भी कम, 18 पर एनम अगर है तो पर मंथ कितना हो गया, 1.5 पर मंथ हो गया, है ना। आप मंथली इंस्टॉलमेंट करना चाह रहे हो ना, इसलिए तो 1 प्लस इसको कर देंगे 1.5, 0.015 0.015 पावर एन कितना होगा, 10 साल मतलब कि 120 इंस्टॉलमेंट माइनस 1 अपॉन 0.015। अब यहाँ पे आप कैलकुलेशन करो, इसकी कैलकुलेशन करके जो भी ए की वैल्यू आएगी आपको उतना हर महीने आपको सबमिट करना है। क्या कोई कैलकुलेट करना चाहेगा ये कि आपको 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदना के 10 साल, क्योंकि आज जिस फ्लैट की कीमत मान लो 50 लाख है तो मैं मान के चल रहा हूँ 10 साल में डबल हो जाएगी, ठीक है ना। आपने ये भी तो एस्टिमेट लगाया ना, मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू होती है, मनी की जो वैल्यू है वो टाइम पे डाउन भी होती है। सेम आज जो 50 लाख का है 10 साल बाद 50 लाख का नहीं होगा, वो 1 करोड़ का होगा। तो आपने एस्टिमेट 1 करोड़ के हिसाब से लगाया ना स्टार्टिंग में, ठीक है। तो हाँ जी, सर ये 120 कहाँ से आया? 10 साल, 1 साल में 12 महीने, टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट जमा करोगे आप, 120 पर मंथ की बात कर रहे हैं ना। साल का 18% आपको रिटर्न मिलता है मान लो किसी स्कीम में, तो 1.5% आपको पर मंथ का रिटर्न हो गया। इसका मतलब मंथली आप 120, टोटल 10 साल में 120 आप इंस्टॉलमेंट पे करोगे ना। ओके ओके सर। हाँ जी, कोई इंटरेस्टेड है तो कैलकुलेट करके बताओ कि कितना होगा ये पैसा, ठीक सर है। नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड, चलो अच्छा। लेकिन हाँ अगर वो 1 करोड़ को 331 से डिवाइड करना है, ये कैलकुलेट करो, आप देखो यहाँ वैल्यू देखो क्या आ रही है, यहाँ पे इसकी वैल्यू बताओ मेन तो 1.01 इसको करो, इसकी वैल्यू निकालो ना 1.015 की 120, 119 टाइम्स इक्वल का साइन दबा करके बताओ वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। या फिर वो साइंटिफिक कैलकुलेटर से कर लो, तो यहाँ कोई जरूरी थोड़ी है हमारे लिए, ये तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, वैसे हम इंटरेस्ट के लिए कर रहे हैं, ठीक है। सर 30 लाख कुछ बनेगी सर, बहुत नहीं बनेगी सर। नहीं सर नहीं, बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है सर। नहीं है, एक सेकेंड मैं करता हूँ, आपको लग रहा है आपको प्रैक्टिस नहीं है, मैं करके बताता हूँ, 1-2 मिनट लगेंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है काम। 1.015 पावर 120 ये आ रहा है 5.969, मैं 5.97 कर रहा हूँ उसको, 5.9 5.794 आ रहा है ये वैल्यू आ रही है, बस हो गया सर। अब तो मेरे घर में सर, आसान हो 5.79 आ गया। आ गया ना, तो बस अब इसको ये वैल्यू निकालो जरा, 4.97 डिवाइड बाय 0.015 क्या वैल्यू आएगी ये, 4.97 है मान लो, 4.97 डिवाइड बाय 0.015 यार ये 1.33 ठीक है जी। तो आप 333 333 1333 कंटिन्यूअसली 333
अब इसको ए की वैल्यू बताओ, इसको डिवाइड कर दो 1 करोड़ में। 1 करोड़ में कितनी जीरो है? 3 और 2 5 और 2 7, इसको 331। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में? बिल्कुल भी आएंगे, मैं अभी आपको कराऊंगा। हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, पर इसके जैसा कुछ क्वेश्चन 30,181 कितने? 30,181। तो आप सोच लो, अगर आप महीने में हर महीने 30,000 रुपए, देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं हम इसको। आपको लग रहा होगा कि सर क्या हम 1 करोड़ कमा सकते हैं कभी कभी भी? तो देखो आपके सामने है, सिर्फ 30,000 रुपए महीना। अगर आपके अगर आपकी मान लो जॉब लग जाती है 60,000 70,000 80,000 की जॉब लग जाती है सीए बनने के बाद, तो मैं नहीं समझता कि 30,000 रुपए सेविंग करना का मुश्किल काम है। और 30,000 रुपए का सेविंग आप कर लेते हो फॉर द होम पर्टिकुलरली, तो आपको 1 करोड़ रुपए का आपको अमाउंट मिलेगा 10 साल के बाद। अब 1 करोड़ के ऊपर हो सकता है आपके पास इतना मजा आ जाए कि आपको 10 करोड़ का फ्लैट पसंद आ जाए या 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पसंद आ जाए। आप 1 करोड़ जो मिला है आपको वो दो डाउन पेमेंट और 9 करोड़ का लोन लो, तो आप 10 करोड़ का मकान भी खरीद सकते हो आफ्टर 10 ईयर। सोचो कितनी बड़ी पावर है कंपाउंडिंग की। सिर्फ 30,000 में महीना करके 10 साल के बाद 10 करोड़ का मकान आप खरीद सकते हो। ये अगर 10% आप देते हो, 90% लोन करा लेते हो, अगर आपकी इनकम इतनी है तो। कहने मतलब मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, दैट्स इट। तो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, एक टॉपिक है। क्या सर अगर अब लोन लेके, बेटा अब लोन लोगे तो डाउन पेमेंट आज आपको 3 लाख रुपए, अगर मान लो आप 50,000 का मकान लेते हो तो 5 लाख तो आपको चाहिए ना आपकी जेब में, पर आपकी तो अभी सैलरी स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है? तो आप कैसे पे करोगे उसको? और फिर 5 लाख लेके 50 लाख का तो मकान मिलेगा अगर लोन दोगे तो। अभी तो जीरो है, हम ये मांगे चलते हैं। हम सिर्फ आपकी बात कर रहे हैं, आपकी फैमिली इनकम की बात नहीं कर रहे, ठीक है? तो कहने का मतलब ये कि ये एन्युटी है क्या चीज, आप समझ गए? एन्युटी समझ गए? सैलरी बताओ, एन्युटी समझे नहीं समझे? चलो वो तो चलो एक यस सर। नॉर्मल एक यस सर। हाँ, कि आज आप फ्यूचर में इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिंकिंग फंड। इसका एक नाम देंगे, ये क्वेश्चन है आपके सिलेबस में इसलिए कराया मैंने। सिंकिंग फंड, हमेशा हर पर्सन ना एक फंड बना के चलता है हमेशा, कि जो फ्यूचर में आपको मान लो कोई आज फैक्ट्री है आपके पास, आज किसी बिजनेसमैन के पास जब फैक्ट्री है जिसकी, उसके 4 मशीनें चल रही हैं, वो टारगेट करता है कि मुझे ना इन 4 मशीनों से अगले साल 5 कर दी। तो अगले साल 5 मशीन करनी है, उस मशीन की कीमत है 30 लाख। तो 4 मशीनें जो काम कर रही है उसमें से उनकी इनकम में से वो एक फंड बनाएगा और वो फंड वहां पे अलग से हर महीने सेव करता रहेगा। 12 महीने में वो इतनी सेविंग करेगा कि अगर उसको 5 लाख 10 लाख की मशीन खरीदनी है नेक्स्ट ईयर या आफ्टर 2 ईयर, जो भी प्लानिंग है, डिपेंड करता है उसकी वैल्यू कितनी है, तो वो खरीद सकता है बिना किसी टेंशन के, ठीक है? तो जो बिजनेस प्लानिंग होती है, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग होती है, उसमें ये एन्युटी का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है? ये तो तब हुआ जब आपने फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है? अच्छा, इसमें केस हो रहा है, अगर मान लो एन्युटी इमीडिएट हो तो इमीडिएट, ये तो रेगुलर वाला है ना, अगर क्वेश्चन है उसका आ जाए इमीडिएट का, तो कैसे करेंगे? अगर वो कहता है एन्युटी इमीडिएट अगर हो तो क्या करेंगे? देखो 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। पहला तो आप फॉर्मूला लगाओ जो लगा रहे हो रेगुलर के लिए, फिर उसको ना 1 पर i से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरा स्टेप। तो ये क्वेश्चन है, देखो 28 एग्जांपल देखो, वो कह रहा है जेड इन्वेस्ट 10,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज से उसने, आज से टुडे कह दिया ना तो इमीडिएट हो गया, नेक्स्ट 10 ईयर, ठीक है? उसने आज ही क्या किया, एक मिनट, उसने आज ही 10,000 रुपए सबमिट करने स्टार्ट करे 10 साल के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है। देखो ये कैलकुलेशन देर की है आपको, एग्जाम में ना ऐसे मिलती है, ऐसे फ्यूचर वैल्यू बताओ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑर्डिनरी के हिसाब से 10 साल के लिए जो ऑर्डिनरी का फॉर्मूला है ना वो लगाना है, वो अप्लाई किया, ये आंसर आ गया। लेकिन ये है क्या, ड्यू, इमीडिएट, आज ही पेमेंट करनी स्टार्ट कर दिया उसने, इसलिए उसको क्या किया, 1 प्लस i से बाद में जो आएगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये इतना अमाउंट। सर इसमें जो आई होगा, हाँ जी, मान लो हाफ ईयरली है तो डिवाइड होगा? वहां होगा, वो तो यहाँ एनुअली है ना, तो 10 साल लिए
अगर हाफ ईयरली होता तो ये फॉर्मूला ऐसे लगता, 1.04 हो जाता ये, और पावर 20 हो जाता फिर ना ऐसे, फिर ये फॉर्मूला होता। अगर ये क्वार्टरली आप करते तो, सॉरी हाफ ईयरली करते, आप हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट करते तो 20 इंस्टॉलमेंट देते ना 10,000 की, तो उस हिसाब से फिर Yes, ये रहे। ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई क्यों करा सर? क्योंकि आपने एक पैसे आज भी तो जमा करे हैं ना। देखो इसका भी मैं बताता हूँ, एक मिनट, एक टेबल देखते हैं। ये फॉर्मूले की डेरिवेशन है, नहीं अलग से बताता हूँ। देखो एक ने एंड ऑफ ईयर, मतलब कि आपने कोई प्रॉपर्टी लिया है और उसका रेंट दे रहे हो एंड ऑफ द ईयर, आपने 1 लाख रुपए या 100 रुपए कर लेते हैं, छोटा सा कर लेता हूँ, एंड ऑफ द 100 पे किया, और 10 साल के बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड ऑफ द ईयर किया, स्टार्ट हुई थी स्कीम मान लो 1 जनवरी को हुई थी, 2020 में स्कीम स्टार्ट हुई थी, और आपने पैसे जो दिए हैं वो दिए आपने 31 दिसंबर 2020 में, और हम 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, 1 जनवरी के बाद 10 साल, ठीक है। तो इसके बाद 10 साल की बात करें, 2030 की बात करते हैं, ठीक है, 31, ये 2020 है ना, तो हम 31 दिसंबर 2030 की बात करते हैं। इसके हिसाब से तो देखो ये क्या हो गया, 10 साल हो गए ना, 10 साल, ठीक है, तो 10 साल का आपका इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन अगर बात करते हो स्टार्ट ऑफ द ईयर, स्टार्ट ऑफ ईयर, तो इसका आपने जो पहले 100 रुपए दिए हैं वो कौन सी डेट को दिए आपको, 1 जनवरी 2020 में ही पे कर दिए ना आपने। तो बताओ ये जो 1 साल का गैप है, स्टार्टिंग और एंड वाली जो इंस्टॉलमेंट है उसमें 1 साल का गैप है ना, ये बताओ, इस एक गैर साल के गैप की वजह से जो भी आंसर आपका आएगा, ANI बोलते हैं उसको 1 + I से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उस 1 साल का इंटरेस्ट जो है ना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट आपने स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड पे करी है। गेटिंग में? ओके सर। ये 1 साल का गैप है। आपसे मैं कहूँ एक तो आज से कल स्टार्ट करो, अब मैं नहीं, मैं तो 1 महीने बाद दूंगा, तो आज से स्टार्ट करोगे तो आज के 1 महीने का भी तो आपको फायदा मिलेगा ना, तो वही 1 + I है, तो बाद में हम मल्टीप्लाई कर देते। ओके चलो, ओके सर। अब इसमें आता है क्वेश्चन रिवर्स। रिवर्स का मतलब क्या है, मैं कहूं कि आपको मान लो, आपको आपके हर बर्थडे पे मान लो आपके पेरेंट्स ना 1000 रुपए देते हैं हर बर्थडे पे, पहले बर्थडे पे भी 1000 दिया, फिर नेक्स्ट ईयर भी आपको 1000 रुपए दे दिए, फिर नेक्स्ट ईयर भी 1000 रुपए दे दिए, फिर नेक्स्ट ईयर फिर 1000 दे दिए, और फिर नेक्स्ट ईयर 5 साल लगातार 1000 रुपए दिए। आपने कहा बाबा जी आप देते तो हो ही है हर साल 1000 रुपए, आज आप ना मुझे टोटल 5000 रुपए हो गए ना, आज मुझे आज ही दे दो, अगले 4 साल पैसे मत देना। तो बताओ आपको आज कितने पैसे मिलेंगे, क्या 5000 से कम मिलेंगे या ज्यादा मिलेंगे, 5000 मिलेंगे? ये आपको जो 1000 करके 5 बार मिलने थे, आप कहते हो जी कौन हिसाब रखेगा, आज ही कर दो, है ना। जैसा फीस पे करते हो तो कहना नहीं चाहिए, हमारा ट्यूशन की फीस देते हो मंथली, तो ये जी मंथली फीस है, जब आप छोटी क्लास में थे 7th 8th में, वो कहते 1000 रुपये मंथली फीस आ रही, तो 6 महीने की फीस कितनी होगी, हर महीने 1000 रुपये दे दो। तो आप कहते हैं ना टीचर को फिर डिस्काउंट कर दो भाई, आप एक काम करो मुझसे 6 महीने की भी एक साथ ले लो, ठीक है ना। अगर आपने 6 महीने की भी 6000 रुपये दे दिए एक साथ, तो आप तो नुकसान में हो गए, आपको तो कम देनी चाहिए ना, क्योंकि 6 महीने बाद के 1000 की जो प्रेजेंट वैल्यू है, इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो डिक्रीज होगी ना, प्रेजेंट वैल्यू डिक्रीज। जो 6 महीने बाद 1000 रुपए हैं, एक बात बताओ उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 6 महीने बाद जो 1000 रुपए हैं उसकी आज की वैल्यू कितनी है। अगर मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, तो मैं उसको 1% पर मंथ मान लेता हूँ,
ये पर एनम है तो 1% पर मंथ, तो 1 + 1/100 और 6 मंथ की बात कर रहे हैं। तो बताना जरा प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, कौन बताएगा इसको? कोई है कैलकुलेट करके बताने वाला? 1000 रुपए वैल्यू जो 6 महीने बाद मिलने थे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? कर रहा है कोई कैलकुलेट? मैं करूं? सर 942.507। ठीक है, 942 मैं मान लेता हूँ नियर बाय 942। ठीक है, इसकी 942 प्रेजेंट वैल्यू, हाँ इसका मतलब जो 6 महीने बाद 1000 रुपए आपको मिलने थे, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू तो 942 रुपीज है। तो एक बताओ, इसकी 942 है, चलो आज की वैल्यू। जो 5 महीने बाद मिलने थे उसकी क्या होगी बताना? इसकी प्रेजेंट वैल्यू 942 है, जो 5 महीने बाद मिलने थे उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी? इसको 5 रख दो यहाँ पे। एक बार हल्का सा कैलकुलेट कर लो, जरूरी है समझने के लिए। बताओ क्या वैल्यू आ रही है? मैं करूं? सर 951। 951, चलो ठीक है। ऐसी 4 वाले की बता दो, प्रेजेंट वाले। तो मैं आपको रैंडमली बताता हूँ फिर ना। ये मान लो 938, मान लो, लेट सपोज सर 925। ज्यादा नहीं होगी? ज्यादा, हाँ ज्यादा होगी, सॉरी। ये 968 कर देते हैं, ये 85 कर देते हैं, ये 996 कर देते हैं। सर फोर्थ की तो 960 आएगी। चलो मैं एक रैंडम ले लिया ना, एक अंदाजा लगा लिया, ठीक है ना। तो 1000 रुपए की 1000 की होगी, ठीक है। इसका इन सब का टोटल करोगे तो टोटल अमाउंट तो 6000 थोड़ी बनेगा, 6000 से क्या बनेगा, कम बनेगा ना। तो इसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी, इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे और इसका फॉर्मूला क्या होगा, वो दोनों चीज मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें भी 2 केस होते हैं, एन्युटी रेगुलर, एन्युटी ड्यू। तो हम पहले रेगुलर का इसका फॉर्मूला बताया था मैं आपको, बता फॉर्मूला लिख देता हूँ मैं आपको। प्रेजेंट वैल्यू फॉर एन्युटी, और एन्युटी कितनी है आपकी ए, जो हर साल आप देने थे आपको मान लीजिए, और आज कितने मिलेंगे, वो है 1 + i⁻n - 1 / i × 1 + i⁻n। ये फॉर्मूला होता है। बुक में क्या होता है, इसका ना एक शॉर्टकट कहा हुआ है, उन्होंने क्या कहा है, इस पूरी वैल्यू को ना एक नाम दिया हुआ है, जिसको नाम दिया हुआ है PNI। ये सिर्फ एक वैल्यू है, इसको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आएगी ना उसको नाम दे दिया PNI, ठीक है। तो बस ये थोड़ा ध्यान ना, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। और इसको बोला है V, प्रेजेंट वैल्यू को V। तो कभी भी आपको एन्युटी फाइंड आउट करनी है या प्रेजेंट वैल्यू, रेगुलर है। हाँ जी ये रेगुलर है। ये फॉर्मूला, जितना भी फॉर्मूला होता है रेगुलर के लिए होता है। अगर मानो इमीडिएट होगा तो क्या होगा, देखो इमीडिएट होगा तो क्या होगा, देखो जो आज पैसे आपने 1000 मिलने थे वो आपको आज भी 1000 ही मिलेंगे, है ना, उसकी प्रेजेंट वैल्यू उतनी है ना। लेकिन जो नेक्स्ट 5 मंथ का है उनका सिस्टम अलग होगा। तो हम क्या करते हैं, ये एन के लिए पूछा है ना, एन की जगह हम कर लेते हैं n-1, क्योंकि फॉर्मूले में अगर आपसे पूछा जाए 6 मंथ की और आप इमीडिएटली ड्यू कर रहे हो, तो आपको फॉर्मूला किसके लगाना है, 5 इयर्स के लिए फॉर्मूला लगाना है, 5 मंथ के लिए फॉर्मूला लगाना है। और बाद में जो आज की प्रेजेंट वैल्यू है जो 1000 रुपए है वो ऐड कर देंगे बस। तो आप एक काम करो, एक बार ये फॉर्मूला नोट करो, मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल से। सर हाँ जी, सर ये इमीडिएट वाला फिर बताना। मैं कह रहा हूँ कि आज आपने ना एडवांस आपने पैसा देना था मुझे, 6 महीने का किराया देना है आपने मुझे। आपने कहा जी आज से स्टार्ट करते हैं जी, ठीक है जी। आपने 1000 रुपये मेरे को आज दे दिए, फिर 1000 रुपये दे दिए, फिर 1000 रुपये दे दिए। ये क्या है, ये तो हो गया जीरो, जीरो मतलब कि आज ही। ये क्या हो गया, आफ्टर 1 मंथ, ये आफ्टर 2 मंथ, ये आफ्टर 3 मंथ, ये आफ्टर 4 मंथ, ये आफ्टर 5 मंथ, ठीक है। तो आपने 6 इंस्टॉलमेंट कर दी मुझे। मैं आप कहते हो आप मुझसे ना एक ही 6 महीने की किराया ले लो। तो देखो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू वो तो 1000 रहेगी ना,
अब आप एन्युटी ड्यू का जो फॉर्मूला है, एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला इन 5 मंथ के लिए लगाओगे ना, 5 मंथ के लिए फॉर्मूला लगाओगे ये वाला कि 1000 रुपये आप दे रहे हो 1 प्लस आई रेस्ट पावर 5, तो क्या फॉर्मूला लगेगा 1000 1 प्लस आई रेस्ट पावर 5 माइनस 1 आई इंटू 1 प्लस आई रेस्ट पावर 5। तो आप क्या करोगे, इसके लिए थोड़ी फॉर्मूला लगाओगे, ये तो प्रेजेंट वैल्यू तो 1000 ही है, तो नेक्स्ट टोटल तो 6 मंथ हो गए ना, टोटल तो 6 इंस्टॉलमेंट है, लेकिन 6 की जगह आपने फॉर्मूला किसके लिए लगाना है, 5 के लिए लगाना है और प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करना है। गेटिंग मी? देखो क्वेश्चन देखते हैं इसको। इसका क्वेश्चन क्या आता है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये फॉर्मूला दिया आपको an, ये तो सिंगल वैल्यू के लिए हो गया प्रेजेंट वैल्यू, एन्युटी के लिए फॉर्मूला देखो यहाँ पे, ये आप टेबल समझ लो, अगर ईयर ऑफ एंड की बात कर रहे हैं, 1000 रुपये आपने ईयर एंड में सबमिट करा, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होगी, ईयर एंड 1 साल के बाद देना है, आप अभी दे रहे हो, तो इसका मतलब उसका 1 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ना, तो 1 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू ये थी, अगले साल एंड ऑफ द सेकंड ईयर देना है, आज आप दे रहे हो तो 2 ईयर की प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे, फिर 3 ईयर, फिर 4 और फिर 5, टोटल अमाउंट इतना हो गया, टोटल प्रेजेंट वैल्यू इतनी होगी 3790 रुपीज 5000 की जगह, ठीक है। अगर यही केस, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है, आपने ड्राइव नहीं करना, आपने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगाना है, ये फॉर्मूला है जिसको पीएनआई का नाम दिया है, इस पूरी कैलकुलेशन को, इसको पीएनआई का नाम क्यों दिया है ये भी मैं बताता हूँ। हमारे पास ना एक्चुअली टेबल दी गई है बुक के अंदर, ये जहां पे ना टेबल की वैल्यू ही डायरेक्ट निकाल, वो कहता है कैलकुलेट ना करो, टेबल से वैल्यू निकालो। अपेंड देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको वैल्यूज, यहाँ से, यहाँ पे देखो सारी वैल्यू दी हुई है 10% के लिए, कितने साल के लिए, 20 ईयर्स के लिए। कहाँ पे है? ये बुक के लास्ट में होता है, अपेंडिक्स फाइल है नाम का नाम, जो बुक आपको हार्ड कॉपी होगी ना उसके लास्ट में है सारी टेबल दी गई। ये देखो पीएनआई की वैल्यू ये रही, अगर 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो पीएनआई की वैल्यू ये रही, उसने डायरेक्टली कैलकुलेट कर रखा है, पर हमें अगर ये वैल्यू नहीं दी हुई, हमें कैलकुलेटर से करना है, तो वो कैलकुलेटर आपको सिखा दिया हमने। तो पहले तो क्या टेबल से दे वैल्यू देख करके हम लिखते थे, पर अब नहीं लिखते, अब तो कैलकुलेटर अलाउड है वैसे भी, और एग्जाम में भी कई बार क्या करता है वो इसकी वैल्यू दे देता है पीएनआई की। पीएन मीन एन क्या, नंबर ऑफ पीरियड, आई रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 10%, 14%, 18% के हिसाब से ये वैल्यू दी हुई है। एएनआई, पीएनआई, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये सारी वैल्यू देखो। आप अभी पूछ रहे थे ना 1 प्लस आई की पावर एन, ये कितने साल के, 50 ईयर्स के लिए, देखिए 1% पे भी दी हुई है। देखो इस सारी टेबल की वैल्यू है, यूज करना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो नहीं तो फॉर्मूला आपको देखो याद रखना है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखो, बस ये फॉर्मूला यहाँ तक याद होना चाहिए, बस आपने कैलकुलेटर लो और सॉल्व करो। देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, ये क्वेश्चन आपके सामने, सपोज योर डैड परचेज ए कार, वही सेम एग्जांपल जो मैं दे रहा था, 5,50,000 की कार है, 5 लाख रुपए 15% पर आपको बैंक में लोन दे दिया है, 50,000 आपने कैश डाउन पेमेंट करी है, तो ईएमआई कितनी बनेगी, ठीक है। एंड ऑफ द फर्स्ट मंथ आपकी ईएमआई बनी ना, एन्युटी का मतलब ईएमआई हो गया, तो वो उसके लिए फॉर्मूला दे रखा है ये एपीएनआई, ठीक है। पीएनआई मतलब कि वो पूरा फॉर्मूला लगाना है आपने, तो यहाँ तो वैल्यू दी हुई है, तो हम डायरेक्टली देखो ये पीएनआई का मतलब ये रहा, पूरी कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आएगी उसको सोल्व करके ये आएगा 45,130 रुपीज की ईएमआई बनेगी 1 साल की, 5 लाख रुपए के लिए, ओके। सर बस कौन वो सा होता है, आया? हाँ जी, सर ये बस डिवाइड काफी में कैसे आ गया, मुश्किल है। मल्टीप्लाई में आना चाहिए था। एक मिनट एक एक करके बोलो, पहले नंबर आप बोलो। सर ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए था, आपने फॉर्मूला लिखवाया उसके अकॉर्डिंग तो। हाँ तो वो वही तो किया है इसने, फॉर्मूला तो लगाया ये वाला, यही फॉर्मूला तो है, v इक्वल टू a, ये वाला फॉर्मूला तो लगाया था।
सर आपने एन्युटी रेगुलर का ये फॉर्मूला लिखवाया है सर, a मल्टीप्लाई 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 बाय में i और 1 प्लस आई की पावर n। हाँ जी, रेगुलर का फॉर्मूला यही है, ठीक है। a मल्टीप्लाई में है ना सर इसके, ये डिवाइड में आएगा। ए तो यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो ये रहा ये। आप समझे नहीं बात को। देखो मैं लिख के समझाता हूँ, फॉर्मूला थोड़ा समझ लो बस, फिर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। ये देखो प्रेजेंट वैल्यू है जो ए है, और आप कह रहे हैं ये यस सर। ये है एन्युटी, इसको हम ईएमआई की बोलते हैं। आपको ये फाइंड आउट करना सर ये है। मल्टीप्लाई में है ना? हाँ जी, क्या कह रहे हो? अच्छा एन्युटी फाइंड करना है सर। हाँ एन्युटी, ईएमआई कर रहे हो ना, एन्युटी रेगुलर डिपॉजिट होता है ना, जो आप रेगुलर डिपॉजिट कर रहे हो। और प्रेजेंट वैल्यू होगी ना, तो कार आपने ली 5,50,000 की कार ली, 50,000 आपने दे दिए, 5 लाख रुपए आपने देने हैं, तो 5 लाख प्रेजेंट वैल्यू है ना भाई। कंपनी वालों को तो 5 लाख चाहिए आज की डेट में, तो प्रेजेंट वैल्यू 5 लाख दी हुई है। ये आपका जो भी कैलकुलेशन है, और ये एन्युटी 45,000 रुपए की जो आपकी किस्त बनी है वो ये बनी है ए, ठीक है। यस सर। तो ये इस तरीके से करना है। अब देखो जैसे ये है, बस लास्ट ही करना है बेटा, फिर क्वेश्चन आपके लिए दूंगा घर पे करने के लिए। ये 5 लाख रुपए बाय किया उसने घर, वो वही इंस्टॉलमेंट है, 20 साल की होम लोन का केस है, 10% इंटरेस्ट है, इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट जिसको हम बोलते हैं ईएमआई। तो उसके देखो वी क्या है, वी हमारी प्रेजेंट वैल्यू होती है जो 5 लाख रुपए है, और पीएनआई में लगी वो पूरी कैलकुलेशन, ये पीएनआई है, इस पूरी कैलकुलेशन का नाम पीएनआई दे रहा है ये, ठीक है। तो पीएनआई आपने लगाना है 20 साल के लिए, 0.10 के लिए क्या वैल्यू आएगी, ये देखो ये टेबल से निकाल के इसने डेट लिख दिया, देखो लिखा हुआ है टेबल 2A, टेबल 2A यही है, 20 साल के लिए 10%। यहाँ से ये टेबल से दिखाता हूँ आपको, चलो एक बार ये भी बता देता हूँ। ये रहा, ये 10% के लिए 20 साल के लिए वैल्यू देखो कितनी हुई है, यहाँ पे देखो 8.51356, ये देखो 8.51356। तो वहां से वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख दी है, तो ये 58,000 की आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी, ठीक है जी, एनुअली। 10 करोड़ मत करो। नहीं बस इतना ही करा रहा हूँ मैं, और इतना ही करना है आपने, बस यही 4 फॉर्मूले, दो ही फॉर्मूले करने हैं बस इमीडिएट का केस बताई दिया मैंने, और कुछ नहीं। अब आप सीधा क्वेश्चन सर बस छोड़ रहे, बस बाकी अभी तो नेक्स्ट क्लास में कहूंगा। अब क्वेश्चन करना चाहो, क्वेश्चन ट्राई करना चाहो तो 4C के आप कर सकते हो, 13 क्वेश्चन है, इसी 2 फॉर्मूले पे ही करने हैं सारे के सारे। ओके सर, कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में 4C के ही क्वेश्चन कराऊंगा सबसे पहले, फिर बाकी चीजें बाद में बढ़ाएंगे, बस जो थोड़ा बहुत रह गई उससे रिलेटेड वैसे क्वेश्चन है नहीं इसमें। चलो ठीक है, करो ट्राई सैटरडे तक। जिन्होंने अभी सीआई का पिछली एक्सरसाइज में ट्राई नहीं करी है, चाहे वो ए पार्ट है बी है, वो भी दोनों रीट्राई करो और सी करो फिर स्टार्ट। नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा चैप्टर ये पूरा फिनिश कर देंगे, सारे क्वेश्चन डिस्कस करके। एडिशनल क्वेश्चन जो है इसमें वो भी डी पार्ट में भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, वो भी सारे करके सी डी जितने पार्ट है नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन ज्यादा करने हैं, थ्योरी कम करना नहीं, ठीक है। चलो ओके बाय, इसको कर लेना फिर है, बाय सर। बाय। सर इस वीडियो का लिंक सेंड कर देना। हाँ जी वो मैं कर देता हूँ, पीडीएफ भी भेज देना। हाँ जी भेज दें।